अब अगले क्रम में हम लोग वर्ण विचार देख रहे हैं, पेज नंबर 8 पर, फर्स्ट पर देखते हैं। बोले वर्ण विचार नाम का एक पाठ है। तो वर्ण क्या है, वर्ण के बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं, यानी थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं। बोले वर्ण के बारे में चर्चा करते हैं, विचार करते हैं। तो वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं? तो बोले कि वर्ण का शब्द पर्यायवाची है अक्षर या ध्वनि, अर्थात अ आ इ ई उ इत्यादि जो हैं, या फिर व्यंजनों में क ख ग घ अंग, ये जो सारे अक्षर हैं, ये जो ध्वनियाँ हैं, इन्हें ही वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। तो वर्ण कहा जाए या अक्षर कहा जाए या ध्वनि कहा जाए, यह सारे एक ही हैं, इनको एक ही जाना जाएगा। ठीक है, अर्थात ये सारे इनके बोलने के, व्यवहार करने के नाम अलग अलग हैं, लेकिन प्रयोग तो एक ही होता है। तो बोले कि अक्षर कहें, ध्वनि कहें या वर्ण कहें, जाना उन्हीं अक्षरों को, ध्वनियों को, वर्णों को ही जाएगा जो स्वर हैं या व्यंजन रूप में विभक्त हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि वर्ण विचार के प्रथम चर्चा में कहते हैं कि संस्कृत की वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण अथवा अक्षर हैं। कौन कौन से? स्वर तथा व्यंजन। स्वर तथा व्यंजन तो हिंदी में भी हैं, लेकिन इसमें क्या अंतर है, यहाँ पर क्या बदल जाता है संस्कृत की वर्णमाला में और हिंदी की वर्णमाला में, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? ठीक है, इस चीज़ को समझने की, जानने की आवश्यकता है। बोले संस्कृत की वर्णमाला में, इस बात को बहुत पॉइंट से कहते हुए बता रहे हैं कि जो संस्कृत की वर्णमाला है, हिंदी की वर्णमाला में हम लोग स्वर जानते हैं, व्यंजन जानते हैं, अ इत्यादि हैं, क ख ग घ अंग च छ इत्यादि हैं। बोले कि संस्कृत की वर्णमाला में, जो संस्कृत का वर्णमाला है, जो अक्षरों का समूह है, उसमें 2 प्रकार के वर्ण अथवा अक्षर हैं। तो वहां पर भी 2 ही प्रकार है, 2 ही भेद है वर्ण के। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अ आ इ इत्यादि जो स्वर है और क ख ग घ इत्यादि जो व्यंजन वर्ण हैं। ये 2 विभाग हुए, 2 क्रम हुए व्यंजन वर्ण के। बोले स्वराहा, स्वर वॉवेल्स, ये कुल 12 होते हैं। हिंदी में आप जानेंगे कि हिंदी में स्वर होते हैं 11, लेकिन संस्कृत में यहाँ बदल जाता है। यहाँ पे कोई एक बढ़ रहा है, तभी तो 12 हो गया, 11 से 12 हो गया संस्कृत में। तो बोले कि संस्कृत में बढ़ा है, लेकिन हिंदी में उससे घटा करके, उससे कम करके प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी की जो हमारी भाषा है, जो हिंदी की जो शब्द हैं, उनमें उसमें से कोई एक अक्षर है, कोई एक ध्वनि है, जो एक वर्ण है, उसका हिंदी भाषा में प्रयोग होता नहीं। उस अक्षर से कोई शब्द जुड़ते नहीं, उसका प्रयोग नहीं होता। लेकिन कोई एक ऐसा अक्षर जो संस्कृत की वर्णमाला में है, जो बढ़ जाता है, 12 होता है, उसमें से कोई एक है, तो जो उसका संस्कृत में, वेदों में, शास्त्रों में प्रयोग होता है। संस्कृत का शब्द कहाँ ज़्यादा प्रयोग होते हैं? वेदों में, शास्त्रों में इत्यादि रूपों में ही ज़्यादा सबसे प्रयोग होते हैं। बोले संस्कृत की जो वर्णमाला है, तो उसमें स्वराह, ये जो आपके स्वर होते हैं, जो वॉवेल्स होते हैं टोटल, तो उसमें टोटल कितना गिना है? तो बोले कुल 12 होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हिंदी में हमारे पास 11 मिले हुए हैं, ओ औ तक जाते हैं बस, अंग तो अतिरिक्त माने जाते हैं, इनको भी जोड़ दिया जाए तो 13 हो जाएंगे हिंदी में। लेकिन बोले ये कुल 12 होते हैं। कौन कौन से भैया? तो बोले कि वॉवेल्स को, स्वरों को 3 भाग में बांटा गया है, 3 क्रम में, 3 भेद इसके होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से इसे? बोले ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। यानी ये वही स्वर हैं, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त स्वर हैं, जिनमें से 2 रूप, यानी कि आपने जब वंदना हम लोग पढ़ रहे थे, जो तेजस्वी नावधीत मस्तु, उसमें हमने इस चीज़ को बहुत विशद रूप से बताया हुआ है। स्वर कौन से ह्रस्व हैं, कौन से दीर्घ हैं, कौन से प्लुत है। लेकिन यहाँ पर जो प्लुत स्वर है वह नहीं प्रयुक्त होगा। वहाँ पर हम लोगों ने ओम शब्द को ध्यान में रखते हुए प्लुत के बारे में जाना था, लेकिन हम लोग अब यहाँ पर देख रहे हैं संयुक्त स्वर। यानी कि अगर मुख्य रूप से कहा जाए तो स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। 3 प्रकार के स्वर होते हैं जो हमारी वर्णमाला में, यानी कि वर्णों की माला में, जो अवली है, जो माला है, उसमें प्रयोग होते हैं। माला, देखिए वर्ण के साथ माला शब्द का प्रयोग करते हैं, पता नहीं होगा इसका क्या अर्थ है। तो बोले वर्णमाला कहने से हमारा ये मतलब है, वर्णमाला उसे कहते हैं जब हम अ आ ई उ री री ए ऐ ओ औ अं अह, इन सभी को जब एक क्रम में बोला जाए, अर्थात अ के बाद अंग ना आ जाए, आ के बाद ए ना आ जाए, ओ के बाद ई ना आ जाए, तो ऐसा करके जो आगे पीछे अव्यवस्थित क्रम होगा, गड़बड़ रूप होगा, वैसा न हो। जब अ के बाद आ रहा है तो वही होना चाहिए, ई के बाद ई आना चाहिए, ऊ के बाद ऊ आना चाहिए। तो ह्रस्व वर्ण, फिर उसका दीर्घ रूप, फिर ह्रस्व वर्ण, फिर उसका दीर्घ रूप, फिर से ह्रस्व वर्ण, उसका दीर्घ रूप। तो बोले कि इस प्रकार से जो लिखने का तरीका, बोलने का तरीका, जो माध्यम है, जो अवली बनी हुई, जो एक व्यवस्थित क्रम है, उसी व्यवस्थित क्रम को ही माला शब्द से बोल करके बताया गया है, प्रयोग किया गया है। और जब भी वर्ण माला कहा जाए तो वो व्यवस्थित क्रम ही जाना जाएगा, व्यवस्थित रूप ही जाना जाएगा। अर्थात
यहाँ पे जो माला शब्द का वर्ण के साथ जोड़ करके प्रयोग किया, तो बताने का कुल कहने का मतलब यह है कि वर्णों का एक व्यवस्थित, अक्षरों का एक व्यवस्थित, ध्वनियों का एक व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला, अक्षरमाला, ध्वनिमाला कहा जा सकता है, कहा जाएगा। जब भी ऐसा कहा जाए तो आप इस रूप को, ऐसी व्यवस्था को समझिए, इस चीज को जाना जाएगा, ठीक है, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। तो बोले कि संस्कृत की वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण हैं, स्वर व्यंजन। कौन कौन से स्वर हो गया, पहले स्वर बताया तो स्वर के बारे में बताया, स्वर कितने होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो संयुक्त स्वर, तो बोले कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, तो देख लिया जाए। पहला ह्रस्व स्वर बताया, ह्रस्व स्वर के पाठ बताया, तो पहला आया स्वर है हमारे ह्रस्व। ह्रस्व स्वर को बताया तो उसके अंतर्गत कितने आ रहे हैं, तो बोले कि कौन कौन से आते हैं भैया, तो बोले कि अ, ई, उ और री, ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, ये 4 ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनको ह्रस्व क्यों कहा गया, ह्रस्व शब्द का हिंदी अर्थ होता है छोटा, इसका हिंदी अर्थ होगा छोटा। ह्रस्व माने होता है छोटा, स्मॉल। तो बोले कि ऐसे इसकी जब ह्रस्व स्वर वर्ण तो बता दिए कि कितने होते हैं, 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। अच्छा ये भी जाने कि जितने ह्रस्व स्वर वर्ण आ रहे हैं ये ह्रस्व वाकई में हैं, इनको ऐसे ही ह्रस्व नहीं कहा जा रहा है। ह्रस्व माने छोटा। जब इसकी ह्रस्व स्वर्ण किसे, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, इसकी जब परिभाषा, जब डेफिनेशन करेंगे, जिसका परिभाषा यह होगा कि जिन स्वर वर्णों को बोलने में सबसे कम समय का प्रयोग किया जाता है, सबसे कम समय लगता है, ऐसे अक्षरों को, ऐसे वर्णों को, ऐसी ध्वनियों को हम ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। यह इसकी परिभाषा होगी। तो बोले कि जो ऐसे शब्द, ऐसे शब्द नहीं, शब्द तो नहीं कहेंगे, ऐसे अक्षर, तो ऐसे वर्ण, ऐसे अक्षर, ऐसी ध्वनियां जो बोलने में, लिखने में सबसे कम समय का प्रयोग लेते हैं, यूज करते हैं, उन्हें ह्रस्व स्वर वर्ण कहा जाता है। ह्रस्व शब्द का हिंदी अर्थ बताया छोटा। जो छोटा होगा वो कम जगह लेगा ना, वो कम स्थान लेगा, वो कम समय लेगा ना। जो बड़ा होगा वो ज्यादा स्पेस लेगा, ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है, ज्यादा व्यापक होगा, ज्यादा फैला होगा, ज्यादा बड़ा होगा। तो बताया कि ह्रस्व स्वर वर्ण कितने हैं, 4 हैं, अ, ई, उ, री। ह्रस्व अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व री। ह्रस्व कहने का मतलब है छोटा, जिसको आप हिंदी में जब क ख ग घ इत्यादि या फिर आ ई जब सीख रहे होंगे तो आपको ऐसे ही बताया गया होगा कि छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ, छोटा री। तो कहने का मतलब यही है कि ये सारे ह्रस्व ही हैं, इसीलिए इनको ह्रस्व नाम दिया गया। ये छोटे हैं, ये बोलने में कम समय का प्रयोग करते हैं। अब स्वर का दूसरा भेद, दीर्घ स्वर, देखिए। तो हम लोगों ने ह्रस्व स्वर को जान लिया, अब दूसरे क्रम में जो पढ़ेंगे तो दूसरा स्वर हमको मिलेगा दीर्घ स्वर। तो बोले कि स्वरों का दूसरा भेद होता है, वह है दीर्घ स्वर, ठीक है, दीर्घ स्वर। तो बोले दीर्घ का मतलब क्या होता है, तो दीर्घ स्वर का मतलब होता है, दीर्घ माने होता है बड़ा। दीर्घ शब्द का हिंदी अर्थ होगा बड़ा, यानी ऐसे अक्षर जो बड़े होते हैं। वो कैसे बड़े हैं, अब बड़े क्यों हैं भाई, तो बोले कि वो अगर दीर्घ स्वर के व्याख्या किया जाए, इसकी परिभाषा अगर हम इसकी एक निश्चित परिभाषा तय करें कि अगर पूछा जाए कि दीर्घ स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो इसका हम लोग ये जवाब देंगे, यह कहा जाएगा कि जिन स्वर वर्णों को बोलने में, प्रयोग करने में, बोलने में ह्रस्व स्वर वर्णों के मुकाबले, यानी कि उनसे ज्यादा बोलने में समय लेते हो, यानी कि ह्रस्व स्वर के मुकाबले जिन अक्षरों को बोलने में दुगना, ट्वाइस, ज्यादा दुगना समय लगता हो, ऐसे स्वर वर्ण दीर्घ स्वर वर्ण कहलाते हैं। अर्थात ऐसे स्वर वर्ण जो ह्रस्व स्वर वर्णों के मुकाबले बोलने में, प्रयोग होने में दुगना समय लगाते हो, उन्हें दीर्घ स्वर वर्ण कहा जाता है, वे दीर्घ स्वर वर्ण कहलाते हैं। ये परिभाषा हो गई दीर्घ स्वर वर्ण की। और दीर्घ शब्द का हिंदी अर्थ हुआ, दीर्घ माने होता है बड़ा, बिग। तो बोले कि जो बड़ा है, जो बिग है, तो वो क्या होगा, वो ज्यादा स्थान लेगा, वो ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है, जो वो समय भी ज्यादा लेगा और ज्यादा स्थान भी लेगा, वो दोनों चीज व्यापकता से करेगा। क्यों, क्योंकि वो बड़ा है भाई, बड़े को ज्यादा समय चाहिए, ज्यादा टाइम चाहिए, सब कुछ ज्यादा की आवश्यकता है, यहां कम में कुछ भी होने वाला नहीं। तो बोले कि जो बड़ा है, ठीक है, इसको ज्यादा समय दे देते हैं बोलने के लिए और ज्यादा स्पेस भी दे देते हैं, लेकिन ये स्वर हैं कौन से, अब ये तो पता चले हमें। तो बोले कि जो दीर्घ स्वर वर्ण होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए, पहला हुआ आ, यानी बड़ा आ, जिसको दीर्घ आ कहा जाएगा। दूसरा हुआ दीर्घ ई, या जिसको बड़ी ई भी कहा जाएगा।
तीसरा हुआ दीर्घ ऊ या जिसको बड़ा ऊ भी कहा जाएगा, और चौथा हुआ दीर्घ री, ठीक है, जिसको बड़ी री भी कहा जाएगा। ये हुआ व्यवस्थित क्रम। तो बोले कि दीर्घ स्वर वर्ण में कितने स्वर आते हैं, तो बोले कि इसमें भी 4 आते हैं। दीर्घ स्वर वर्ण कौन है, तो बोले कि दीर्घ आ बड़ा आ, दीर्घ ई बड़ी ई, दीर्घ ओ बड़ा ऊ, दीर्घ री बड़ी री। दीर्घ री कहिए या बड़ी री कहिए, दीर्घ ई कहिए या बड़ी री कहिए, बात वही है, जाना इन्हीं को जाएगा, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं जाना जाएगा। तो बोले कि दीर्घ स्वर वर्ण ऐसे स्वर वर्ण जिनको हर्ष स्वर वर्णों के मुकाबले बोलने में दुगना समय लगता हो, ज्यादा समय लगता हो, वे स्वर वर्ण दीर्घ स्वर वर्ण कहलाते हैं, जो आपके सामने लिखित है। छोटा आ का बड़ा रूप होगा बड़ा आ, छोटी ई का बड़ा रूप होगा बड़ी ई, इस पे ऐसे रेफ लग जाएगा। छोटा ऊ का बड़ा ऊ होगा, ये इसके नीचे एक पूंछ जैसा निकल आता है, ये बड़ा ऊ हो गया, ऊ की मात्रा है लग जाती है। री है, री से ऋषि तो हम लोग लिखते हैं, देखिए इसमें भी एक फर्क है, हमने री से ऋषि लिखा, ये एक ट मान लीजिए या एक री का चिन्ह मानिए तो ये ह्रस्व है, लेकिन जब इसी में हमने एक और जोड़ दिया तो ये बड़ी री हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर बना हुआ देख रहे हैं, और अपने बुक में यहाँ पर किताब भी देख रहे होंगे कि ऊपर छोटी री बनी है ह्रस्व में, लेकिन दीर्घ री भी बनी है इसी के नीचे, यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ। अतः आप अपने किताब में इस चीज को ठीक कर लें कि जो नीचे दीर्घ स्वर में री है वो उसमें केवल एक रेफ लगा हुआ, यहाँ पर डबल नहीं है, जिसके नीचे भी एक और नहीं है, अतः वहां पर एक और, इस प्रकार से इसको ठीक करके ऐसा बना ले, यहाँ पर डबल कर लें, ये मिसप्रिंट हुआ है, गलती हुई है। तो दीर्घ स्वर वर्ण हो गया, अर्थात दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, दीर्घ री। तो ये री की विशेषता को हम लोग जानते हैं, आ ई ऊ री, आ ई ऊ तो आप जानते ही है, लेकिन ये जो री के नीचे एक और लग गया है, इसको आप नहीं जानते होंगे। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, हिंदी तो पढ़ नहीं रहे। तो बोले संस्कृत भाषा में, संस्कृत वर्णमाला में ये जो दीर्घ री है इसकी अपनी विशेषता है। क्यों? क्योंकि ये हिंदी के शब्दों में प्रयोग होता नहीं। हिंदी में कोई ऐसे शब्द नहीं जिसमें दीर्घ री का प्रयोग हो, यानी री की मात्रा को ऊंचे रूप में प्रयोग किया गया, बड़ी मात्रा का प्रयोग करना पड़ा, ऐसा तो होता नहीं। ऋषि भी शब्द है तो उसमें भी छोटी री होती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे हैं। तो बोले कि दीर्घ री का प्रयोग वेद के विषय में होता है, वेद की जो भाषा है, वेद के जो शब्द है उनमें प्रयोग किया जाता है, पुराणों में प्रयोग किया जाता है, संस्कृत साहित्य के शब्दों में प्रयोग किया जाता है। अतः संस्कृत की वर्णमाला में इसीलिए दीर्घ री अक्षर को निर्माण किया गया, बनाया गया, दीर्घ स्वर वर्णों में इसको स्थान दिया गया, रखा गया, अर्थात दीर्घ री भी होता है, यह इसके अंतर्गत आएगा, यह संस्कृत वर्णमाला के दीर्घ स्वर वर्ण के अंतर्गत आता है, यह निश्चित हो गया इससे। अब अगला हम लोग क्रम देखते हैं। तो बोले कि ह्रस्व स्वर वर्ण हम लोगों ने जान लिया, दीर्घ स्वर वर्ण जान लिया। ह्रस्व स्वर वर्ण 4 होते हैं, अ ई उ री। उसके बाद दीर्घ स्वर वर्ण होते हैं 4, कौन कौन से? आ ई उ और री। इस प्रकार से री ज्यादा समय लेकर, दुगना समय लेकर बताया जाएगा, तभी पता चलेगा कि कौन ह्रस्व है कौन दीर्घ है। ह्रस्व दीर्घ हम लोग बोल रहे हैं जान रहे हैं, तो इसको भाषा में भी प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसा जब दीर्घ आए तो दीर्घ माने उसको थोड़ा ज्यादा समय देकर, आपको दुगना समय देकर बोलना होगा। अब अगला क्रम आ रहा है संयुक्त स्वर। तो बोले संयुक्त, ये शब्द कुछ नया सा लगता है, तो इसको समझ लेते हैं क्या कह रहा है, इस शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा, इसका मतलब क्या है, ये समझते हैं। तो बोले संयुक्त, संयुक्त शब्द का मतलब होता है, इसका हिंदी अर्थ होगा जुड़ा हुआ, यानी मेल किया हुआ, जोड़ा गया, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ निकलेगा जोड़ना। संयुक्त माने जोड़ना। हम किसी चीज को जोड़ते हैं, मिलाते हैं, प्लस करते हैं, तो उसी को कहते हैं संयुक्त। अर्थात ऐसे स्वर वर्ण, ऐसे वॉवेल्स जो किन्हीं दो स्वरों से मिलकर बने हो, किन्हीं दो स्वरों के आपस में जुड़ने पर कुछ नया अक्षर बन जाता हो, तो ऐसे अक्षरों को, ऐसे स्वरों को हम क्या कहते हैं कि संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। अब वो संयुक्त स्वर वर्ण कौन से हैं, कितने हैं, क्या क्या हैं, इस चीज को देखें। तो बोले कि संयुक्त माने होता है जुड़ा हुआ, यानी ऐसे स्वर वर्ण जो आपस में मिलकर एक नए अक्षर का निर्माण करते हो, बनाते हो, अर्थात ऐसा अक्षर जो किन्हीं दो स्वर वर्णों के मिलने से बना हो। हर संयुक्त स्वर वर्ण कितने होते हैं? संयुक्त स्वर वर्ण 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देखिए। पहला हुआ ए यानी ह्रस्व ए, दूसरा हुआ दीर्घ ए यानी बड़ी ए, तीसरा हुआ ओ की मात्रा यानी ओ, ह्रस्व ओ, और चौथा हुआ औ यानी औ। तो ए, आई,
ओ और औ, ये संयुक्त स्वर 4 होते हैं। इन चारों को संयुक्त स्वर कहा जाता है। कभी भी कोई पूछे कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं, कौन कौन से भैया, तो ए, आई, ओ, औ। ध्यान में जैसा उच्चारण किया जा रहा है, बोला जा रहा है, वैसा ही इसको बोलते भी हैं। ए, आई, ओ, औ, इस प्रकार से इसको उच्चारित करते हैं, बोलते हैं। अब अगला क्रम, तो अब ये जाने कि भाई ये संयुक्त स्वर 4 हो गए, तो ये बताया कि ये संयुक्त है, कोई दो अक्षर मिले थे, जुड़े थे आपस में, तब इनको निर्माण किया गया, तब ये बने हैं। ये थे नहीं वस्तुतः, किन्हीं दो अक्षरों ने आपस में मिल करके इनको बनाया है। तो ऐसे कौन से अक्षर हैं जो मिल करके इनको निर्माण किया, इनको निर्मित किया, इनको बनाया, अब ये जानते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है, ह्रस्व ए। ह्रस्व ए कैसे बना, अब हम लोग ये देखते हैं। तो बता रहे हैं कि ह्रस्व ए भैया कैसे बना हमारा अक्षर, तो इसके बारे में बताते हुए कहा कि जब भी ह्रस्व अ स्वर, ह्रस्व अ, ठीक है, ह्रस्व अ या फिर ह्रस्व आ क्या होते हैं, जुड़ते हैं, प्लस होते हैं। प्लस माने जुड़ना, वही संयुक्त हो रहे हैं, दो अक्षर आपस में जुड़ रहे हैं। तो बोले कि ह्रस्व अ या फिर दीर्घ आ किसमें जुड़ता है, तो बोले कि ह्रस्व ई यानी छोटी ई या फिर बड़ी ई, ठीक है। तो जब भी ह्रस्व अ छोटी ई या बड़ी ई में जुड़ेगा तब क्या होगा, यानी कि अब इसको टोटल हम लोग मिला दें, तो बोले कि ह्रस्व अ छोटी ई या बड़ी ई में मिलेगा, तब क्या बनेगा, हमारा अक्षर बनेगा, उसको हम कहेंगे ए। बहुत आसान तरीका है, बहुत ही सरलता से समझा रहा है, इसको फिर से देखें। ह्रस्व अ अक्षर जब भी, पहले इसको छोड़ दें, भी इसके नाते स्लैश का निशान लगाया हुआ है, तो बोले ह्रस्व अ जब छोटी ई या बड़ी ई में मिलता है तो ए बन जाता है। लेकिन इसके साथ और भी कुछ है, क्या, तो बोले दूसरा वाला पार्ट क्या, तो बोले जब भी दीर्घ आ छोटी ई या फिर बड़ी ई में मिलता है तब भी ए ही बनता है। यानी इन दोनों ही कंडीशन में, इन दोनों ही स्थितियों में क्या होता है कि जब भी ह्रस्व अ छोटे ह्रस्व ई या दीर्घ ई मिलता है तो ए बन जाता है, या फिर दीर्घ आ दीर्घ ह्रस्व ई या दीर्घ ई मिलता है तो भी ए बन जाता है। ये दोनों ही तरीके से क्या करते हैं, हम ए का निर्माण कर सकते हैं। अर्थात किसी जगह पर ह्रस्व अ के बाद केवल बड़ी ई दिखाई दे रही हो तब भी ए बन जाएगा, ह्रस्व अ के बाद केवल छोटी ई दिखाई दे रही हो तब भी ए बन जाएगा, या फिर दीर्घ आ के बाद छोटी ई दिखाई दे रहा हो तब भी ए बन जाएगा, या फिर दीर्घ ई आ के बाद दीर्घ ई दिखाई दे रहा हो तब भी ए बन जाएगा। ये चार माध्यम, चार तरीके हो गए। ए ह्रस्व अ ई से जुड़े तो ए बनेगा, ह्रस्व अ दीर्घ ई से जुड़े तो ए बनेगा, फिर आ पे आ गए, अब ह्रस्व आ छोटी ई से जुड़ेगा तो भी ए बनेगा, दीर्घ आ दीर्घ ई से जुड़ेगा तब भी ए ही बनेगा। ये हुआ हमारा ए बनाने का तरीका, या ए अक्षर बना कैसे, इस चीज को आपने देखा। अब हम लोग आते हैं, ये तो हुआ ए, यानी कि ये छोटा ए है। अब इससे बड़ा ए, यानी कि आपने कहीं और भी लिखते हुए देखा होगा कि इसी ए पर एक मात्रा भी लगी होती है। तो ये कैसे बना, ये बड़ी ए कैसे बना, अब इस चीज को देखिए। तो अगले क्रम में अब बता रहे हैं कि जब हमको बड़ी ए बनाना हो, यानी ए से एडी आपने देखा, अब ऐ से ऐनक, ऐनक कहते हैं ना, ऐ, तो ऐ से ऐनक कैसे बनेगा, तो बोलते हैं कि जब भी ह्रस्व अ में या फिर दीर्घ अ में हम क्या जोड़ देंगे, ए अक्षर को जोड़ देंगे। वही जो ए अभी बना था ना, हमारा जो ए बना था उसको अब यहां पर रख दें, वो ई ह्रस्व ई और बड़ी को हटा दें। यानी जब भी ह्रस्व अ में ए जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, ह्रस्व अ में ए जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, हमारा अक्षर बनेगा, हमारा अक्षर बनेगा ए, ऐ। जब ह्रस्व अ में ह्रस्व ए जुड़ेगा तो ऐ बन जाएगा, ठीक। और या फिर दीर्घ आ में भी जब ए जुड़ेगा तो क्या होगा, तब भी ए ही बन जाएगा। अर्थात दोनों ही कंडीशन में, दोनों स्थितियों में दीर्घ ए ऐसा बनता है। ये दो ही अक्षर ऐसे हैं, अ में ए जुड़े तो आई बन जाएगा, या फिर आ में ए जुड़े तो आई बन जाएगा। इसको आई बोलते हैं और इसे ए बोलते हैं। ये दोनों में बोलने का फर्क है, तरीका अलग अलग ढंग है, इस चीज को देखें।
तो बोले कि ह्रस्व अ में जब ए मिलाएंगे तो आई बन गया, दीर्घ आ में जब ए मिलाएंगे तो आई बन जाता है। ये आई के अक्षर के निर्माण होने में बनने में ये दो स्वर ही हैं जो आपस में संयुक्त होते हैं। संयुक्त होने माने जुड़ना, मेल होना, आपस में मिलते हैं तब ये इसका निर्माण होता है। तो हम लोगों ने ह्रस्व ए यानी ए और आई कैसे बनते हैं यह जान लिया। अब अगला क्रम आया ओ, जिसको आप ओ से ओखली बोलते हैं। तो अब ओ अक्षर को हम लोग देखते हैं कि ओ कैसे बना। ठीक है, तो ओ अक्षर को जाना जाए तो बोले कि ओ अक्षर कैसे बना। तो बोले कि अ या फिर आ, वही काम करना है हमें वही काम करना है। अ या आ के बाद अब हम लोग प्लस करेंगे या जोड़ देंगे कौन सा अक्षर है। तो बोले कि ह्रस्व उ या फिर दीर्घ उ। जब भी ह्रस्व अ में छोटा ह्रस्व उ या दीर्घ उ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, वह हमारा अक्षर बनेगा जिसको हम कहेंगे ओ। तो जब भी ह्रस्व अ में ह्रस्व उ या फिर दीर्घ उ जुड़ेगा तो ओ बन जाता है, या फिर दीर्घ आ में ह्रस्व उ या दीर्घ उ जुड़ता है तो ओ बन जाता है। यानी कुल मिलाकर कहें कि छोटे अ में जब उ या उ मिलता है तो ओ बनता है, जब आ में उ या उ मिलता है तो ओ बन जाता है। इन दोनों ही कंडीशन में, इन दोनों ही प्रकार से हम ओ को बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। अर्थात देखिए कि किसी भी जगह छोटे अ के बाद छोटा उ या बड़ा उ आएगा तो दोनों मिलेंगे तो ओ बन जाएगा, या फिर किसी जगह बड़ा आया हो उसके बाद अगर छोटा उ या बड़ा उ दिखाई देता हो तो भी ओ बन जाता है। इन दोनों ही प्रकार से, इन दोनों ही माध्यमों से हम ओ को बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं। यह है ओ के निर्मित होने का तरीका। ये दो अक्षर हैं आपस में जब मिल रहे हैं तो ओ बन जा रहा है। ध्यान दें, यहीं पे अ था, आ था, इसके बाद छोटी बड़ी था तो ए बन जा रहा था, लेकिन जब छोटा हुआ बड़ा हो गया, आ वही है लेकिन छोटा हुआ बड़ा हो गया तो ओ बन जा रहा है। ये थोड़ा सा हल्का सा अंतर है लेकिन देखिए कितना बड़ा परिवर्तन ला दे रहा है। तो ये अ और आ ही ऐसे हैं जो अन्य दूसरे वाले आने के बदल जाने से उ हो गया तो ओ बना दे रहे हैं, ए था तो ई था तो ए बना देते थे। अर्थात ई से ही ए बना है और उ से ओ बना है, यह समझना चाहिए, जानना चाहिए। ठीक, अब अगला क्रम देखिए। तो बोले कि हमने ओ से ओखली जान लिया यानी कि ओ को जाना। अब ओ के बाद आता है औ। अब औ कैसे बना। तो बोले ह्रस्व अ या ह्रस्व आ के बाद अगला वाला अक्षर कौन सा हो। तो बोले कि ओ हो। कौन सा अक्षर हो, ओ अक्षर हो। तो बोले जब भी ह्रस्व अ के बाद अगला वाला अक्षर ओ हो तो इन दोनों के मिलने पर, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं ना तो क्या बनता है, कौन सा अक्षर बन जाता है। तो बनता है वह अक्षर नया होता है जिसको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। वह संयुक्त स्वर कौन सा है, तो वह है औ। औ से औरत। तो बोले कि ह्रस्व अ में जब ओ जुड़ता है तो औ बन जाता है, या फिर दीर्घ आ में ओ जुड़ता है तो भी औ अक्षर बन जाता है। अर्थात इन दोनों ही माध्यमों से हमारा यह औ अक्षर बनाया जा सकता है या बनता है। तो जब भी हम ह्रस्व अ में ओ जोड़ देंगे औ बन जाएगा, दीर्घ आ में ओ जोड़ देंगे तो औ बन जाएगा। यह हुआ ए आई ओ और औ बनने के माध्यम तरीके। ये रास्ते थे जिनसे ए आई ओ और औ बनते थे, जिन तरीकों से बनते थे वो तरीका हम लोगों ने देखा, वह माध्यम देखे। अब इसके बाद हम लोग अभी तक स्वरों के बारे में विशद रूप से जान लिया, यानी स्वर, ह्रस्व स्वर जाने, दीर्घ स्वर जाने और संयुक्त स्वरों को भी हम लोगों ने जान लिया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए व्यंजनानी। अब अगला स्वर तो जान लिया, अब इसके बाद व्यंजन शब्द आया। व्यंजन माने जो कॉन्सोनेंट्स हमारे हैं। ठीक है, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्णमाला। तो बोले कि व्यंजन वर्णमाला में कुल 33 होते हैं। 33 कौन है, वही अक्षर हैं, वो ध्वनियां, वो वर्ण। कुल कितने संख्या में, 33 हैं। स्वर में कितने थे, तो स्वर में बोले कुल 12 होते हैं। और यहाँ पे व्यंजनों में कितने होते हैं, कुल 33 होते हैं। ठीक है, तो बोले कि 33 कौन कौन से हैं। तो क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म,
य र ल व श स स ह। ये वर्ण क्या हुए कि इनको हम लोगों ने वर्णमाला में कौन सा स्थान दिया, तो व्यंजन वर्णमाला ये कहलाएंगे कि व्यंजन में स्थान प्राप्त किए। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 1 2 3 4 5 यानी हर एक समूह में, एक रो में, एक क्रममाला में कितने हैं, 5 वर्ण आए हुए हैं। तो क ख ग घ अंग च छ ज झ यानी कि देख रहे हैं इन सभी के सामने एक चार्ट अलग से बना हुआ है, एक अलग से अतिरिक्त स्थान बना हुआ है, जिसको वहां पर कह रहे हैं, क्या कहा उन्होंने, तो बोले कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अर्थात क च ट त प, इन सभी के सामने वर्ग, वर्ग माने होता है समूह, एक रो, एक व्यवस्थित क्रम। तो बोले कि इन सभी के क्रमों को जानने के लिए हर समूह के हर एक लाइन में जो 5 अक्षर बैठे हुए हैं, हर लाइन में 5 अक्षर है, इसमें भी 5 अक्षर, इसमें भी 5 अक्षर है, इसमें भी 5 अक्षर है, तो अर्थात इन 5 का जो एक समूह है, जो क्रम है, इनको एक नाम दे दिया गया। तो बोला इनके लिए क्या शब्द प्रयोग किया, वह शब्द था वर्ग, वर्ग शब्द का इनके लिए प्रयोग किया गया। तो बोले कि इनके लिए वर्ग शब्द प्रयोग, तो वर्ग माने होता है समूह, हम किसी वर्ग में बट जाते हैं, समूह में बट जाते हैं, टुकड़ियों में बट जाते हैं। ठीक है, तो एक भीड़ है, एक समुदाय है, तो उसको कुछ हिस्सों में बांट देना, क्या करते हैं, टुकड़ियों में बट जाना, समूह में बट जाना, ठीक है, भाग में बट जाना या वर्ग में बट जाना। तो जो पूरा पूरा वर्णमाला एक समुदाय था, उसको कुछ भागों में, कुछ समूहों में, कुछ वर्ग में बांट दिया गया, तो उसमें वर्ग शब्द का प्रयोग किया। और बोले कि हर वर्ग को नाम देना है, किस नाम से उस वर्ग को हम बुलाएंगे, भाई हर हम किसी चीज को अलग अलग कर दिए तो उसका नाम भी तो कुछ होना चाहिए, जब हमें उसकी आवश्यकता हो तो उस नाम से हम उसे पुकार सकें, बुला सकें, या उस नाम से उसे जाना जाए। जब हमें उसको कोई बात कहनी हो तो हम ऐसा ना हो कि हम कोई बात कहें तो सभी पर लागू हो जाए, हम जिस बात को कहें उस खास समुदाय, उस खास लोग पर ही, उस व्यक्ति पर ही वह बात लागू हो। तो इसलिए उसको नाम दे दो, एक संज्ञा दे दो, ताकि उसी के बारे में जानकारी हो, बाकी और किसी को ना जाना जाए, इसीलिए नाम देते हैं हम किसी चीज को। तो जब भी हमारा जो व्यक्ति का हमारा अपना नाम होता है, अगर उस नाम को कोई पुकारता है तो हम ही जाते हैं। यानी कि अगर किसी नाम को बोला, राम शब्द को बोला जाए, तो राम अगर मेरा नाम है तो मुझे ही जाना जाएगा राम नाम से, किसी अन्य को नहीं जाना जाएगा। और राम शब्द बोला जाए तो मैं ही उपस्थित होऊंगा, मुझे ही लोग बुलाएंगे राम नाम से। तो बोले नाम या संज्ञा देने का आवश्यकता, उपयोगिता यह है। तो बोले कि हर शब्द का अपना अपना एक वर्ग है, एक समूह में सभी लोग बैठे हुए हैं, अर्थात ये वाले इस समूह में नहीं मिल सकते, ऊपर वाले नीचे नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि सभी का एक व्यवस्थित, एक अच्छा, एक व्यवस्थित रूप बनाया हुआ है, क्रम बनाया हुआ है, ताकि उन वर्गों को उसी रूप में जाना जाए। इसी नाते वर्णमाला शब्द का प्रयोग किया, अभी बताए थे कि शब्दों, अक्षरों का, वर्णों का, ध्वनियों का एक व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला कहलाता है। तो कौन सी वर्णमाला है? तो व्यंजन वर्णमाला हम लोग देख रहे हैं। बोले पहले वर्णमाला के पहले क्रम में, में क ख ग घ अंग, ये 5 वर्ण आए। अब बोले इनको नाम देना है, क्या दिया जाए? तो बोले क वर्ग। इन सभी के इस रो में, इस लाइन में सबसे पहला अक्षर कौन सा आया? क। तो बोले तुम पहले आ रहे हो, तुम्हारे ही नाम से सबको जाना जाएगा। बाकी के जो 4 हैं उनको कोई खास नाम देने की आवश्यकता नहीं, हम पहले वाला ही बोलेंगे, तो बाकी 3-4 जो बचे हैं वो भी आ जाएंगे, उनको भी जाना जाएगा। तो इस वर्ग का नाम रख दिया क वर्ग। अब बोले च छ ज झ इय, कौन पहले आ रहा है? च। तो बोले इसका नाम रख दो च वर्ग, क्योंकि च पहले आ रहा है। च, अगर च वर्ग बोला जाए तो बाकी के जो 4 बचे हुए हैं, छ ज झ इय, तो उन चारों को भी जाना जाएगा, च वर्ग शब्द बोल देने मात्र से। फिर ट ठ ड ढ ण, अगर ट वर्ग शब्द बोला जाए तो ट वर्ग बोलने से सभी इन 5 को जाना जाएगा, कोई एक को नहीं जाना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ट पहले आ रहा है, आद्य है, पहला है, तो उसी के नाम से सबको जाना जाएगा। तो इस नाते इस पूरे समूह का, इस वर्ग का नाम रख दिया ट वर्ग। फिर अगला आया त थ द ध न, तो बोले इसका नाम रख दो त वर्ग, क्योंकि पहला अक्षर त आ रहा है, तो इस नाते बोल दिए त वर्ग। तो त वर्ग शब्द बोलने से बाकी के जो 4 बच रहे हैं, त थ द ध न, इन सभी को जाना जाएगा त वर्ग बोल देने मात्र से। अब कोई बोले, आपसे पूछे कि ट वर्ग बताओ कौन कौन से, तो बोलेंगे ट ठ ड ढ न। कोई पूछे च वर्ग कौन कौन से होते हैं, तो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 हैं। कौन कौन से? च छ ज झ इय। तो इस प्रकार से वर्ग नाम से पूरे एक समुदाय को, उसी लाइन को, उस रो में बैठे बाकी के जो 4 हैं च के साथ, उन सभी को जाना जाएगा। वर्ग शब्द अगर बोला जाता है च के साथ तब। अंत में आया प वर्ग, तो बोले प फ ब भ म, तो कौन पहले आया? प। तो बोले इसका नाम रख दो प वर्ग। प वर्ग जब बोला जाएगा शब्द, तो इन सभी को बुला देना, इन सभी को जाना जाएगा प वर्ग नाम से।
तो ये हुआ हमारे, अगर पूछा जाए हिंदी व्यंजन वर्णमालाओं में कितने वर्ग होते हैं, तो आप बोलेंगे 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से वर्ग होते हैं? तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनको वर्ग के नाम से जाना जाता है। यह बहुत खास वस्तु है, बहुत खास सामग्री है व्यंजन वर्णमाला में। इसको जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह कई बड़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, पूछा जाता भी है कि अगर बताइए कि व्यंजन वर्णमालाओं में कितने वर्ग होते हैं, तो 5 होते हैं। कौन कौन से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अगर ये पूछ लिया जाए कि हर वर्ग में, जो वर्ग हैं, हर वर्ग में कितने अक्षर आते हैं? 5 आते हैं। क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। यानी हर रो कितना है? 5 रो है, और 5 रो में 5-5 अक्षर बैठे हुए हैं। तो 5 × 5 कितना हो गया? 25 अक्षर टोटल कुल मिलाकर हमारे हुए।